हेलो एवरीवन। सो मैं एक रिवीजन वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ। अब आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। ये मैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं पार्ट्स में कवर करूँगी। इस वाली फर्स्ट वीडियो में मैं 17 क्वेश्चंस कवर करूँगी और उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल यूनिट्स, हमें पता ही है कौन से, जैसे कि हाउस होल्ड हो गया या फर्म्स हो गए, ठीक है। वाइल मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमी एज होल, जैसे कि जीडीपी और इन्फ्लेशन प्रॉब्लम जो है पूरी ओवरऑल इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें जैसे होती हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं, ठीक है। सो हमें डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंसेस बताने के लिए ना आप अगर इस तरीके से करेंगे टेबलर फॉर्म में, सो एक ना प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है और नंबर मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा है स्कोप में माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप होता है इंडिविजुअल यूनिट्स, मैक्रो का होता है होल इकोनॉमी। फोकस इज ऑन द डिमांड, सप्लाई एंड द प्राइसिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर मतलब इंडिविजुअल यूनिट्स का जो होता है, ठीक है। और इसमें होता है हमारा इन्फ्लेशन, जीडीपी एंड एक्सेट्रा फॉर द होल इकोनॉमी। एग्जाम्पल हमारा हो गया प्राइसिंग ऑफ द गुड एंड द नेशनल इनकम, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा ये। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। सो लॉ ऑफ द डिमांड है states that when the price falls demand increases। हमें पता है जब प्राइस गिर जाती है तो डिमांड बढ़ती है, एंड द वाइस वर्सा व्हेन अदर थिंग्स आर रिमेन कांस्टेंट। ये चीज़ जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ना लोग जनरली मिस कर देते हैं, तो आपने लिख के आना है, ठीक है। या फिर हमें एक टैबुलर फॉर्म से हमें एग्जाम्पल देने है, अगर वो पूछे ना पूछे हमने एग्जाम्पल और ग्राफ जो है बना करके आना ही आना है। तो प्राइस हमें दे रखा है, हमने खुद से ले लिया 10, 20, 30। क्वांटिटी डिमांडेड हमारा 50, 40, 30 और हमने एक ग्राफ बना दिया, उसमें प्लॉट कर दिया ये सब चीज़ें और हमने अपना डिमांड कर्व दिखा दिया। डिमांड कर्व हमारा क्या डाउनवर्ड स्लोप पे हमने ऐसे करके दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने प्राइस दिखाया, यहाँ पे हमने क्वांटिटी दिखाई है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है कॉजेस ऑफ डिमांड स्लोपिंग ऑफ द डिमांड कर्व, ठीक है। अभी ये चीज़ ना आपका एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, ठीक है, कि क्यों हमारा जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो इसके रीजंस क्या क्या हैं? इनकम इफेक्ट होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, डिफाइन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप्स। सो इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड क्या होता है? ये दिस मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड एंड इट्स टू अ प्राइस चेंज, कि प्राइस चेंज होने पे कितना रिस्पॉन्सिवनेस, कितना डिमांड भी चेंज होगा, कितना फ़र्क डिमांड में भी पड़ेगा, वो चीज़ हमें कौन बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड बताता है। ये 3 तरीके की होती है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड द क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी में होता है चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, प्राइस की चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी होती है चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन इनकम, इनकम चेंज होने से डिमांड कितनी चेंज हुई। जैसे कि मेरी इनकम अगर बढ़ जाती है, किसी भी मेरे को एडिशनल सोर्स आती है, सो मैं कहीं ना कहीं मोटिवेटेड फील करूँगी कि मेरी पॉकेट अलाउ कर रही है कि मैं ज़्यादा स्पेंडिंग्स करूँ, ठीक है। स्पेंडिंग्स करूँगी तो मैं डिमांड करूँगी ज़्यादा, तो वो चीज़ आ गई, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी होती है चेंज इन डिमांड ऑफ वन गुड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड, ठीक है। जैसे कि हमारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, मैंने जैसे कि कोई सी भी सब्स्टिट्यूट हो गए, जैसे अगर चाय की प्राइसेस बढ़ गए तो आई वुड बी स्विच टू कॉफ़ी, कि हाँ भाई मेरे को अब जो चाय है, चाय के पैसे जो है मेरी जेब से ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहे हैं, कॉफ़ी की उतने ही है, चलो कॉफ़ी मैं ले लेती हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद इट्स 3 स्टेजेस। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद सारे ही पेपर्स में अभी तक जितने भी हैं, ये एक यूनिवर्सल वाला क्वेश्चन है, ये आना ही आना होता है, ठीक है। अगर ये एग्जैक्ट सीधा सीधा नहीं आता तो इसके हाँ कहते हैं चेंज कर करके उसको दे देते हैं, बट आना ही आना है ये, तो आप उसको देख करके जाओ। तो व्हेन वी इंक्रीज अ वेरिएबल फैक्टर लाइक लेबर, वेरिएबल फैक्टर कैसे हो सकता है? लेबर हो सकती है, ठीक है। वाइल कीपिंग द अदर फैक्टर एज कांस्टेंट लाइक लैंड, जब हम एक को वेरिएबल और एक को कांस्टेंट रख के चलते हैं, ठीक है। सो देन द आउटपुट, तो फिर हमारा वो कौन सा होता है? वेरिएबल प्रोपोर्शन वाली स्टेट होती है, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं, ठीक है। उसका क्या होता है? हमारी पहले आउटपुट फर्स्टली तो हमारी इंक्रीज होती है,
उसके बाद हमारी उसको इंक्रीज़ होती है बट स्लो होती है, एंड देन लास्ट में क्या हो जाती है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये हमारा एक लॉ कहता है। उसको हमें प्रेजेंट करने के लिए हम कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ है ये, ठीक है, ये हमारा टीपी है, ये हमारा एमपी है, और ये हमारा एपी है। वी कुड से कि एमपी लीड्स द डिग्री और एमपी लीड्स द डिग्री ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टीपी, मतलब टीपी जिस हिसाब से एडिशन करेगा या प्रोडक्शन टोटल होगा वो कौन सेट करता है, एमपी। सो एमपी सेट्स द डिग्री, वी कुड से। ठीक है, अगर एमपी इंक्रीज हो रहा था तो हमारे जो रिटर्न्स थे वो भी इंक्रीजिंग रिटर्न्स थे। एमपी डिक्रीज होने लग गया तो स्पीड जो थी वो इंक्रीज हो रही है विद द डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ द थिंग। जब एमपी नेगेटिव होना शुरू हो गया तो टीपी भी जो था उसकी प्रोडक्शन भी नेगेटिव होनी शुरू हो गई। ठीक है, अब ये चीज़ भी ज़रूर पूछ लेते हैं कि एमपी और एपी जो होते हैं वो इंटरसेक्ट जब ईच अदर करते हैं तो क्या होता है। जब एपी और एमपी इंटरसेक्ट करते हैं सो एपी स्टार्ट्स फॉलिंग आफ्टर दैट। ठीक है, और जब एपी और एमपी इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पर एपी जो होता है मैक्सिमम होता है। ठीक है, और तो ये सब चीज़ें, और हम ये बोलते हैं कि जब एपी स्टार्ट्स फॉलिंग होता है सो एपी जो कहते हैं फॉल्स स्लोली एज कम्पेयर टू द एमपी। एमपी ज़्यादा जल्दी गिरता है रेदर देन द एपी। तो ये हमारे कुछ रिलेशंस होते हैं जो कि हमें इससे समझाने होते हैं, तो आपको मैंने बता दिए हैं, आप ये भी वहाँ पे एक्सप्लेन करके आना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द टोटल एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट होती है जिसमें हमारे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्लूड होती है। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे हो गई कोई लैंड की कॉस्ट हो गई, वेरिएबल कॉस्ट हो गई जो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है या डायरेक्टली मेरे जो भी प्रोडक्शन है उसको हिट कर रहा है। ठीक है, तो जब दोनों का मैं सम अप कर देती हूँ जो मेरी कॉस्ट आती है वो मेरी टोटल कॉस्ट होती है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट होती है कॉस्ट पर यूनिट, जिससे मैं अपनी कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकती हूँ कि मैं कितना मेरे को कॉस्ट लगती है एक यूनिट को बनाने में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी टीसी अपॉन में क्यू। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट जो होती है दैट इज लिटिल डिफरेंट देन द एवरेज वन विच इज टेल अस कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट, कि एक एडिशनल यूनिट करने में मेरे को कितनी कॉस्ट लगती है, कितना खर्चा लगता है वो बताने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल से बता रखा है, ट्रायंगल टीसी अपॉन में ट्रायंगल क्वांटिटी। सो ये हमारा ट्रायंगल है, इट इज़ नथिंग एल्स कि बस हमें वो बताता है कि व्हाट इज़ द चेंज इन द टीसी विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी को चेंज करने की वजह से कितना मेरा टोटल कॉस्ट में चेंज आया वो आता है। तो जो हम इसको कैलकुलेट करके बताते हैं वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ये लार्ज नंबर ऑफ द बायर्स एंड द सेलर्स होते हैं उसके, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, सिमिलर प्रोडक्ट होता है सबके पास, दे आर द प्राइस टेकर्स। ठीक है, और फर्म को ये प्राइस जो होते हैं एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, जो भी मार्केट प्राइस होते हैं। यहाँ पे फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, कोई भी आ सकता है, कोई भी कहते छोड़ के जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी मार्केट में, कोई मार्केट में ऐसे भूचाल नहीं आ जाएगा। किराने वाले कितने भी शुरू हो कोई दिक्कत नहीं होगी, मार्केट को वो एब्जॉर्ब कर लेगी, और कितने भी छोड़ के चले जाए उसको दिक्कत नहीं है क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर सकती है वो भी प्रॉब्लम। ठीक है, परफेक्ट नॉलेज अमंग द बायर्स एंड द सेलर्स। परफेक्ट नॉलेज होगी कि भैया कोई अगर एक पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी परफेक्ट नॉलेज बायर्स को भी होंगी, सेलर्स को भी होंगी। अगर मैं पार्ले जी का बिस्कुट में एग्जाम्पल लूँ, बिस्किट मैं लेने जाती हूँ, ठीक है, तो बतेरी दुकानों से मैं पार्ले जी का बिस्किट लेकर जा सकती हूँ। पार्ले जी का बिस्किट अगर मैं एक दुकान से जो ले रही हूँ वही प्रोडक्ट मुझे दूसरी दुकान से मिलेगा। ठीक है, येलो कलर का ही वो सब कुछ लेबलिंग पैकेजिंग वैसी उसी तरीके से मिलेंगी, टेस्ट वगैरह सब कुछ सेम होगा। प्राइस टेकर्स होंगे क्योंकि मैं जितना पैसे, अगर मैं 10 रुपये का पैकेट लेने जा रही हूँ तो मैं हर किसी को 10 रुपये का पैकेट दूँगी, ना तो कोई मेरे से 11 रुपये में लेने वाला है, ना कोई मेरे से 9 रुपये में मेरे को देने वाला है। ठीक है, क्योंकि उस दोनों ही सिचुएशन में वो एक अनफेवरेबल पोजीशन होगी। ठीक है, उनके लिए। तो कहते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट हमारा होता है कि भैया वो चाहे तो वो अभी दुकान लगा सकते हैं, ना चाहे तो वो नहीं लगाए, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। परफेक्ट नॉलेज होती है कि मुझे पता है कि वो 10 रुपये का तो 10 रुपये का ही मैं लूँगी, मुझे पता है वो किस तरीके से कितनी क्वांटिटी उसमें मेरे को मिलेगी, मेरे को इन्फॉर्मेशन है, वही सेम सेलर को भी इन्फॉर्मेशन है कि उसको कितनी क्वांटिटी किस अमाउंट में देनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। कंपेयर द मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड द ओलिगोपोली मार्केट।
अब देखो कंपैरिजन जब भी आ जाता है ना, आप इस टेबलर फॉर्म में ही बना करके आएंगे, ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद अपना आप कंक्लूजन ऐड कर दो, उससे आपके नंबर जो है इंक्रीज होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ द फर्म्स हैं, तो मोनोपोली हमारा 1 है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक हमारा मैनी होता है, और ओलिगोपोली हमारा फ्यू है, ठीक है। प्रोडक्ट हमारा यूनिक होना चाहिए यहाँ पे, मतलब इसके जैसे कोई भी दूसरा नहीं होता, ठीक है। डिफरेंशिएटेड होता है, मतलब समहाउ रिलेटेड टू द अदर इन द मार्केट, बट कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि डव हो गया, लक्स हो गया, ये हमारे दोनों सोप हैं, काम एक ही करते हैं, बट दोनों की प्रोडक्ट में, दोनों के कस्टमर बेस में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी आ गई। और ओलिगोपोली में भी डिफरेंशिएटेड होते हैं, ठीक है। प्राइस कंट्रोल यहाँ पे कंप्लीटली इनके पास होता है, ये जितना मर्जी प्राइस रखना चाहे दे कैन, ठीक है, पूरी इनके पास पावर होती है। मोनोपोलिस्टिक में पार्शियल होती है, पार्शियल इन द सेंस कि ये ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, ये अपने कुछ रेशियो अपने कंपटीटर्स के प्राइस को देखने के बाद ही बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। अगर ये ज़्यादा एकदम से बढ़ा देंगे, ज़्यादा एकदम से घटा देंगे, तो कहते हैं इन्हीं को ही नुकसान होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओलिगोपोली में आ जाता है ये कि इसमें हाई होती है, इसमें मतलब डिग्री अगर मैं बोलूँ, सो सबसे पहले मोनोपोली, देन ओलिगोपोली, देन मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। प्राइस कंट्रोल की पावर की डिग्री, ठीक है। एंट्री बैरियर इसमें हाई होता है, इसमें लो होता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी न्यू अपना नया मार्केट लेकर के आ सकता है, ठीक है। और ओलिगोपोली में भी हाई होता है, ठीक है। सो मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे लिखना है। आप पहले एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज मोनोपोली, व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक, व्हाट इज ओलिगोपोली। पहले आपने एक्सप्लेन कर दिए, उसके एग्जाम्पल्स दे दिए, उनकी एक वो एग्जाम्पल्स देने के बाद उनको एक्सप्लेन कर दिया कि उनकी कैसे कैसे मार्केट चलती है। उसके बाद आपने ये टैबलर फॉर्म में उनका डिफ्रेंशिएशन बता देना है। उसके बाद आपने नीचे कंक्लूजन लिख देना है, आपके नंबर पूरे में से पूरे आएंगे उस क्वेश्चन के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, डिफाइन जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी एंड एनएनपी, ठीक है। सो हमारा जीडीपी क्या है, टोटल प्रोडक्शन विद इन अ कंट्री, जो भी हमारी विद इन अ कंट्री जितने भी प्रोडक्शन हुआ है वो हमारा जीडीपी में बताता है। जीएनपी में हमारा होता है जीडीपी प्लस एनएफआईए, कि कहते हैं जीडीपी का जितना हमारा अमाउंट है वो तो है ही है, जितना हमारा विद इन कंट्री प्रोडक्शन हुआ है वो तो है ही है, प्लस में जो हमारे इंडियंस हैं जो बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, जो भी हमारा बाहर से अब्रॉड से हमारा इनकम जनरेशन का काम हो रहा है, वो अगर हम इंक्लूड कर देंगे तो हमारा जीएनपी आ जाएगा। और जब हमने एनडीपी जो हमारा, जिसमें हमारा विद इन कंट्री प्रोडक्शन था, उसमें से अगर हमने डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर दिया तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो हमारा एनडीपी आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। एनएनपी हमारा होगा जिसमें हमारा पूरा का पूरा जो हमने नेशनल इनकम ने पूरी निकाली है क्रॉस वाली, उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो हमारा वो एनएनपी आ जाएगा। अब आपको मैं एक बात बताऊं तो हमारा एनडीपी और एनएनपी ही हमसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ले लिए कि हमारी कहते हैं नेट डोमेस्टिक इनकम कितनी है और नेट हमारी नेशनल इनकम कितनी है, तो वो दोनों चीज़ें इसीलिए पूछी जाती है। तो आपको फर्दर एक्सप्लेन करना हो तो आप ये बता सकते हैं कि दिस इज़ द ओनली थिंग जो हमें ज़्यादा पूछी जाती है या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है एट द टाइम ऑफ कंसिडरिंग द प्रोग्रेस एंड द रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्री स्टैट्स। तो ये सब चीज़ें हम आगे अपने क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम। अच्छा, अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम है जो कि हमने पढ़ा भी है कि कहते हैं हमारे एक तरीके से जो भी है इनकम जो होती है उसकी एक फ्लो होती है विद इन हमारा होता है, जैसे हाउस होल्ड्स में होता है और हमारा ये प्रोडक्शन जो फर्म्स एरियाज में होता है, ठीक है। सो इट शोज़ हाउ मनी गुड्स एंड सर्विसेज फ्लोज बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड द फर्म्स, कि हाउस होल्ड्स और फर्म्स के बीच में हमारा जो भी सर्विसेज और इनकम का फ्लो होता है वो किस तरीके से होता है। सो इसके 2 फेजेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोडक्शन फेज एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन फेज में क्या होता है, फर्म्स प्रोड्यूस द गुड्स यूजिंग द रिसोर्सेज। फर्म्स जो होती हैं उनको अपना प्रोडक्शन करने के लिए वो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। अब ये रिसोर्सेज उनको कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम हाउस होल्ड्स, ठीक है। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम इज़ पे टू द हाउस होल्ड्स। जब उन्होंने हाउस होल्ड्स के रिसोर्सेज यूज़ करे हैं, सो टू कंपनसेट दैम, उनको इनकम भी तो पे करनी पड़ेगी हाउस होल्ड्स को, ठीक है। अब मैं इसके एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपको बताऊं कि हाउस होल्ड से उन्होंने लेबर्स यूज़ करी फॉर द मतलब फर्म्स ने हाउस होल्ड से लेबर यूज़ करी फॉर देयर प्रोडक्शन पर्पस, ठीक है।
एंड टू कंपेंसेट दैम टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन, वो उनको क्या करते हैं, उनको इनकम पे करते हैं. सो दो फेज हो गए, प्रोडक्शन फेज एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. समझा गया? प्रोडक्शन फेज में हाउस होल्ड ने सपोर्ट किया फर्म को, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज में फर्म ने सपोर्ट किया हाउस होल्ड को. ठीक है, क्लियर है? उसके बाद हम आ जाता है टू टाइप्स का यहाँ पे फ्लो होता है, रियल फ्लो एंड द मनी फ्लो. रियल फ्लो में क्या हो जाता है, फ्लो ऑफ द गुड्स सर्विसेज, जो कि मैंने आपको बताया है कि इसमें हमारा गुड्स या सर्विसेज हमारी जो है वो उसका फ्लो हुआ है. मनी में क्या हो जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फ्लो होता है. जैसे कि हम इस वाले में हम पता कर चुके हैं कि लेबर ने अगर काम किया तो उसको इनकम दी फर्म्स ने हाउस होल्ड के रिसोर्सेज विच इज़ लेबर को, तो वो हमारा मनी का फ्लो हो गया. ठीक है, सो आपने इस तरीके से एक्सप्लेन करके आना है. क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मनी? फंक्शन ऑफ मनी क्या क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. ठीक है, तो हमारे लिए यही है. ये आपका एक MCQs में भी आ सकता है. तो कहते हैं मीडियम है कि हमें ट्रांजेक्शन्स करनी है, तो इसके लिए एक्सचेंज का मीडियम है. ठीक है, अकाउंटिंग करने के लिए या एक तरीके से हमें समझने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए दिस इज़ द यूनिट ऑफ द अकाउंट. ठीक है, इसमें एक वैल्यू स्टोर की जा सकती है, तो और स्टैंडर्ड ऑफ द डेफर्ड पेमेंट होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ RBI. RBI के फंक्शंस क्या होते हैं? सो RBI क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन करता है. जो भी उसकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करता है. इशुएंस ऑफ द करेंसी, करेंसी को इशू भी करने वाला RBI ही है, और कोई नहीं है ना. थर्ड हमारा आ गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट. जो भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट होता है कि उसको रखना, उसको सेल करना एट द टाइम, अगर कुछ नीड लग रही है, क्राइसिस हो रहे हैं, उसको सेल करना, उसको स्टोर करके रखना, है सब काम कौन करता है? RBI करता है. ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. जो भी मतलब जिसको भी उधार देना है किसी भी बैंक को, तो बैंक को भी उधार देने वाला सबसे लास्ट में कौन होता है? RBI होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन द करंट एंड द कैपिटल अकाउंट. ये मैं बोल सकती हूँ ये मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे इजी भी है. ठीक है, अगर आप इसे समझ लेंगे ना, आप अपने बहुत अच्छे नंबर से स्कोर कर सकते हैं. ठीक है, सो जैसे अकाउंट हमारा है करंट अकाउंट. ठीक है, तो हमें उसको डिफिनेशन और कंपोनेंट्स के इस फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में हमें इसे एक्सप्लेन करना है. सो हमारी इसकी डेफिनेशन क्या है? रिकॉर्ड्स द ट्रेड्स इन गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी हमारा ट्रेड, जो हमारा डेली बेसिस पे हमारा हुआ है, ट्रेड हुआ है, उसको रिकॉर्ड करता है ये. ठीक है, कंपोनेंट्स हमारे क्या होंगे? एक्सपोर्ट्स एंड द इम्पोर्ट्स और रेमिटेंसेस. ठीक है, ये हमारे कंपोनेंट्स हो गए, एग्जांपल्स हो गए, हम कह सकते हैं क्या. ठीक है, क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है? एक्सपोर्ट हो गया, इम्पोर्ट हो गया, रेमिटेंसेस हो गए, वो सब चीज़ें हमारी किस में आएंगी? करंट अकाउंट में आएंगी. कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड द लोन्स. जो भी फॉरेन की इन्वेस्टमेंट्स हैं या लोन्स हैं, वो सब चीज़ें. सीधी सी बात है, मैंने आपको अगर पहले शॉर्ट्स की वीडियो में समझाने के लिए बनाया भी था कि कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, हमारा पूरे कंट्री का कैसा पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है, ओवरऑल कंट्री का. ठीक है, तो वो किस तरीके से हमारा बढ़ घट सकता है. सीधी सी बात है कि अगर हमारे कोई इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगी, तो अगर हमने लोन्स हमने दिए हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा तो हमारा पैसा बढ़ेगा. अगर हमने लिए हैं तो हमारा पैसा घट जाएगा. तो वो हमारा पूरे ओवरऑल कंट्री का पैसा बढ़ना और घटना जिसमें रिकॉर्ड होता है वो कैपिटल अकाउंट होता है. ठीक है, और करंट अकाउंट में हमारा क्या होता है? डेली बेसिस का कैश फ्लोज. ठीक है, वो हमारा इसमें आता है. मतलब याद करने के लिए हम अपना माइंडसेट बना सकते हैं. जैसे यहाँ पर है FDI, FPI, फॉरेन लोन्स, ये सब चीज़ें. BOP जो होता है वो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों से मिल करके बनता है. ठीक है, चलो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट. सो गवर्नमेंट बजट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? रेवेन्यू बजट. ठीक है, रेवेन्यू बजट में क्या हो गया? टैक्स एंड द नॉन टैक्स रेवेन्यूज. ठीक है, कि हमारा रेवेन्यू बजट में हमारा कैसे आएगा? या तो टैक्सेस से आ सकता है या नॉन टैक्सेस से हमारा रेवेन्यूज आ सकता है. ठीक है, कैपिटल बजट हमारा होगा लोन्स एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर. जो भी हमारे लोन्स वगैरह जिसमें पूरे ओवरऑल हमारा कैपिटल जो बढ़ती है घटती है, वो चीज़ हमारे कैपिटल बजट में आ जाती है. ठीक है, टाइप्स ऑफ द डेफिसिट क्या हो जाता है? फिजिकल डेफिसिट. फिजिकल डेफिसिट तब होता है जब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, जब पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर, ठीक है, माइनस टोटल रेवेन्यू
होता है और वो पॉजिटिव में आता है तो हमारा वो फिजिकल डेफिसिट होता है। बट इफ़ अगर हमारा वो नेगेटिव में आएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से तो वो हमारा सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, रिवेन्यू डेफिसिट हमारा होता है जो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट पॉजिटिव आता है तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होता है। बट वही अगर हमारे नेगेटिव में इस फॉर्मूले के हिसाब से आता है तो वो हमारा सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, सो मतलब मैंने आपको ये दोनों चीज़ इसलिए बताई कि अगर आपसे रिवेन्यू डेफिसिट पूछ लिया जाए तो आप रिवेन्यू डेफिसिट का बता सकते हो, रिवेन्यू सरप्लस पूछ लिया जाए तो आप रिवेन्यू सरप्लस बता सकते हो। वही अगर आपने फिजिकल डेफिसिट का पूछा जाए तो फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला बना सकते हो। और वहीं फिजिकल सरप्लस का अगर सिचुएशन हो तो वो देखो सरप्लस का भी सिचुएशन होता है बट हमारा मेन जो कंसर्न होता है वो डेफिसिट्स के लिए ज़्यादा होता है कि भाई जैसे हमारा अकाउंटिंग रिसिप्ट भी कहता है पैसा ज़्यादा आ जाए, वो उसके लिए ज़्यादा कंसर्न लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। बट चला जाए तो उसके लिए दुख शोक सब कुछ करने की ज़रूरत है। पता है ना हमारे प्रिंसिपल अकाउंट प्रिंसिपल है। सो वही चीज़ हमारा यहाँ पे चीज़ आती है। ठीक है, ज़्यादा हम फोकस किस पे करते हैं, फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट पे। हम फिजिकल सरप्लस और फिजिकल और सॉरी रेवेन्यू सरप्लस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि दैट इज़ आर सेफर जोन और कहते हैं जिसमें हम सही रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट की हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन एंड द प्रॉपर यूज ऑफ द रिसोर्सेज होते हैं, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ होती हैं कि मतलब मेन हमारा ऑब्जेक्टिव्स यही होता है ना कि भैया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, कभी कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए फ्लोरिंग एंड सीलिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसीज इन सब चीज़ों का वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटरवेंशंस करते हैं और या तेरी रिसोर्सेज की एलोकेशन मतलब प्रॉपर यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज हो तरीके से हो उसका ध्यान रखते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए मैंने आपको बताया कि वो फ्लोरिंग एंड सीलिंग जो है वो करते हैं कि जिससे हमारी इनइक्वालिटीज़ हैं उसको रिड्यूस कर सकें। फोर्थ हमारा आ गया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कि वो ज़्यादा स्पेंडिंग से ज़्यादा ये सब चीज़ें करते हैं, गवर्नमेंट करती है कि हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो हमारी किल हो सके। फिर हमारा आगे कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन कि जो भी हमारा इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसके लिए वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ इन सब चीज़ों का यूज़ करती हैं कि जो भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन हो रही है उसको एलिमिनेट कर सके। ठीक है, अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो जहाँ डिफरेंसेस आएगा आपने टैबलेट फॉर्म बनानी है। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको चाहिए कुछ पर्टिकुलर डिफरेंसेस के लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन कौन से डिफरेंसेस आपको चाहिए। उसकी मैं आपको अच्छे से अलग से क्वेश्चन जो है वीडियो में रिकॉर्ड कर दूँगी। साथ ही आपको मैं ये बताना चाहूँगी जब भी आपकी ये डिफरेंसेस आते हैं आपने टैबलेट फॉर्म में बनाना है एंड यू रिक्वायर टू यूज़ और मतलब आपने 10 से 15 पॉइंट्स लिखने हैं। आप देखो 10 से 15 पॉइंट्स या 2 से 3 पेज। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि दोनों में से कौन सा लिखना बेटर है, मैं बोलूँगी 10 से 15 पॉइंट। वो आपका क्या करेगा, टाइम भी सेव करेगा, नंबर बढ़ाने के भी चांसेस हैं और इवन आप एक तरीके से रीज़न दे रहे हो अपने चेकर को कि वो आपको नंबर दे, आपके नंबर कट ना करे। ठीक है, वही अगर आप 2 से 3 पेजेस में एक्सप्लेन कर रहे हो इन पैराग्राफ फॉर्मेट वो इतना समझ भी नहीं आएगा और अगर वो नंबर कट कर भी लेता तो ये कोई गलती नहीं होगी। बट अगर आपने एक तरीके से टैबलेट फॉर्म में बना के दिया ना तो उसको नंबर देने ही पड़ेंगे, कहीं ना कहीं उसकी कंपल्शन हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये डिफरेंसेस वाले जो हैं क्वेश्चंस कुछ दूँ तो आप मैं कमेंट कर देना कि कौन कौन से डिफरेंसेस के लिए आपको वीडियोस चाहिए, मैं आप वही कवर कर दूँगी और उसमें 10 से 15 अच्छे जो भी पॉइंटर्स हैं वो सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, तो जैसे अभी हम करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो हमारे यहाँ पर आ जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। शॉर्ट टर्म होता है, नॉन एसेट क्रिएशन होता है। ठीक है, हमारा शॉर्ट टर्म होता है, इससे कोई एसेट हमारी नहीं क्रिएट होती है। ठीक है, ये हमारा कैश फ्लोज में आ जाता है। अब इसमें हमारा एग्जांपल्स क्या है, सैलरी, सब्सिडीज, पेंशन, ये सब हमारा एग्जांपल्स हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, लॉन्ग रन होता है एंड क्रिएट्स द एसेट्स। इसका मेन वो क्या होता है, एसेट क्रिएशन होती है। अब देखो एक्सपेंडिचर है तो इसमें हमारा एसेट क्रिएशन होगी, जैसे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होगा और डिफेंस के लिए हमारी यूज़ होगा। ठीक है, सो डिफेंस एक्सेट्रा ये सब चीज़ें हमारी डिफरेंसेस हो गई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर की। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्हाट इज़ द एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड है टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी एट गिवन प्राइस लेवल। जो भी हमारा डिमांड है इकोनॉमी का गिवन प्राइस लेवल पे
वो हमारा एग्रीगेट डिमांड होती है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला आ गया। जो नॉर्मल डिमांड होती थी उसमें हम सिर्फ एक लॉ लेकर के चलते थे, वैसे लॉ तो इसमें भी हम चलेगा, बट वहाँ पे हमारा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू होता था कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पे हम ओवरऑल जो भी प्रोडक्ट्स की डिमांड है उन सब के लिए हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। एट द गिवन प्राइस लेवल जो सारी मार्केट की डिमांड को हम कंसिडर करके चल रहे हैं, वो हमारा एग्रीगेट डिमांड होती है, ठीक है। सो हमारा कंपोनेंट्स क्या हो गए? कंजम्पशन, ठीक है। कंजम्पशन, स्पेंडिंग्स बाय द हाउस होल्ड, जो भी हमारे स्पेंडिंग्स हैं, जो भी खर्चे हमारे हाउस होल्ड्स में हो रहे हैं, उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? कंजम्पशन से। बिजनेस एक्सपेंडिचर से हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट, जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट हो गए, जो भी हमने बिजनेस को फर्दर इंक्रीज करने के लिए जितने भी अपने एक्सपेंडिचर किए वो क्या करें? काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, क्योंकि हमारा मेन इन्वेस्टमेंट इज़ नथिंग एल्स। हमारा ये होता है कि जिससे ऐसा खर्चा जिससे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम इन फ्यूचर और पैसे जनरेट कर सकते हैं, वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। सो बिजनेस एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमारा हम इसे किससे इंडिकेट करते हैं? आई से इंडिकेट करते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स क्या होती है? हमारी जो पब्लिक सेक्टर की स्पेंडिंग्स होती हैं, ठीक है, जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है, तो हम उसको किससे इंडिकेट करते हैं? जी से इंडिकेट करते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स हमारा हो गया, इसमें भी हमारा खर्चा लगता है, तो इसमें क्या हो गया? एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। जो भी हमारा हमने जितना भी एक्सपोर्ट करा है, जो भी हमने सामान बाहर भेजा है और जितना भी हमने सामान अपने कंट्री में मंगवाया है, इम्पोर्ट्स, उसका हमने जो नेट निकाल लेते हैं वो हमारा एक्स माइनस एम हो जाता है। तो एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। दिस इज़ इन ब्रैकेट्स, क्योंकि दिस हम यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये नेट एक्सपोर्ट जो है अगर नेगेटिव में हो जाता है तो हम समझ सकते हैं कि हमने इंपोर्ट ज़्यादा कर लिए, वो हमारे लिए अनफेवरेबल सिचुएशन है। बट अगर ये पॉजिटिव में होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा थे, ठीक है। इन गिवन पीरियड हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा थे, जो कि हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। व्हाट इज़ द एग्रीगेट सप्लाई एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। सो एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड देखा है ना, डिमांड इन द इकोनॉमी एट द गिवन प्राइस लेवल, जो कि पूरी इकोनॉमी की डिमांड है, वही हमारा एक तरीके से सप्लाई हो गया कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स प्रोड्यूस एट द गिवन प्राइस लेवल। जितना भी फर्म्स जो है प्रोड्यूस कर पाती हैं पूरे अपने रिसोर्सेज का यूज़ करके एट द गिवन प्राइस लेवल पे, उसको हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। टोटल गुड्स एंड द सर्विसेज फर्म्स प्रोड्यूस एट गिवन प्राइस लेवल नॉन एज एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो अब उसने ये पूछा है हमसे कि हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द एडी से कैसे रिलेट करता है, तो हमें यहाँ पे एक रिलेशनशिप बताना पड़ेगा। इफ़ द एडी इज़ ग्रेटर देन एएस देन दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज विच ठीक है। और हम उसको शॉर्टेज होती है इस वजह से होता है ये, और शॉर्टेज की वजह से हम उस मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इन्फ्लेशन, ठीक है। समझ गए ना कि जब डिमांड हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, और सप्लाई उस हिसाब से नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए क्या होगा? प्राइसेस बढ़ जाएंगे। प्राइसेस बढ़ेंगे, हमारा क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन की सिचुएशन बढ़ जाएगी, ठीक है। इफ़ ए डी इज़ लेस देन ए एस, सो हमारे यहाँ पे क्या होगी सिचुएशन? सरप्लस की, मतलब बेचने वाले बहुत सारे हैं बट इतना खरीद नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो उसका मेन क्या रीज़न हो सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट, कि भैया लोगों के पास इतना काम ही धंधा नहीं है, तो उनके पास स्पेंडिंग पावर्स नहीं है या उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, इस वजह से वो क्या कर रहे हैं? खर्चा नहीं कर पा रहे, एग्रीगेट उनकी डिमांड जनरेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और इन्फ्लेशन हो गया। ये एक तरीके से काइंड ऑफ इम्पैक्ट और कॉजेज हम बता सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी की क्या क्या हुआ होगा, इन्फ्लेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट। और ये क्या है? दिस इज़ द इशू जो कि हम बता सकते हैं कि अगर ये एडी हमारा ज़्यादा है और एज कम है तो वो शॉर्टेज है, और एडी हमारा कम है और एज ज़्यादा है तो वो सरप्लस है, ठीक है। सो इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, और अगर आपको इसका भी ग्राफ चाहिए कि मैं आपको बना के दिखा दूँ या एक वीडियो ही बना लूँ मैं सारे ग्राफ्स को इंक्लूड करने की, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। देखो, आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर भी इसकी वीडियो बना के दूँगी, ठीक है। बट मेरा भी वैसे मोटिव है कि मैं आपको जितने भी मेरे टॉप 50 क्वेश्चन हैं उसको कवर करूँ, ठीक है। तो अभी तो मैं पहले इसको टॉप 50 क्वेश्चंस को उससे कवर करूँगी, बट अगर आप ये कमेंट कर देंगे तो आपको ये वीडियो आज रात तक ही ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। आज रात या कल तक या पेपर से पहले तक जैसा हिसाब से मेरे पास कमेंट्स आएंगे वो वीडियोस आपको ज़रूर मिल जाएंगी। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो।
सो आपको भी यही करना है। आपसे बस मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि आप सारे जो भी मैं ये वीडियोस डाल रही हूँ बहुत इसमें मेहनत लग रही है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियोस को बार बार देखें जिससे आपका जो भी कॉन्फिडेंस लेवल है आपका बूस्ट हो जाए और आप अपना पेपर अच्छे से करके आएँ, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे ट्यून, बाय बाय।